हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ अविनाश अग्रवाल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द कंपैरिजन बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी एज वेल एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या आपको आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, करियर प्रोग्रेशन क्या है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। एनी डाउट्स यू हैव, एनी क्वेश्चंस यू हैव इन माइंड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर lecture on YouTube itself, and you can expect to get some answers from us. So let us start with our discussion. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में सबसे पहले बातचीत करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिफ़िकल्टी के बारे में, सिलेबस के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में एंड करियर ग्राफ के बारे में। सो द सिलेक्शन प्रोसेस का जो ये है, जो स्टेजेस हैं, दे आर द सेम। आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, राइट। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव स्टेज है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्टेज है। सेकेंड स्टेज विच इज़ द मेंस एग्जामिनेशन स्टेज, दैट इज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव नाउ, एंड द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। काफ़ी सिमिलर प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां पर पहला आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है जो कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा एग्जामिनेशन आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि कम्प्लीटली सब्जेक्टिव होता है। एंड थर्ड राउंड के अंदर इवेंचुअली देयर इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो सेम है। डिफरेंस ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है, ये जो 3 स्टेजेस का जो टाइम पीरियड है, आरबीआई के केस के अंदर ये काफ़ी छोटा है। एग्जामिनेशन स्टार्ट टू लेकर एंड तक जो है लगभग 3 मंथ्स के अंदर, 3.5 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि सपोज कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जून में होता है, स्टार्टिंग ऑफ जून के अंदर होता है। तो आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है सेकेंड स्टेज का, उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई के अंदर हो जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में हो जाएगा। एंड जो रिजल्ट है उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर के अंदर आ जाएगा, राइट। वेराइज के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर चीज़ें थोड़ी सी स्प्रेड आउट है। स्प्रेड आउट होने का कारण ये है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स को नेचुरली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर जो प्रोसेस है, लेट अस से कि आपका जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, लेट अस से कि वो अगर जून में हो जाता है सपोज कंपैरिजन के तौर पे, तो एटलीस्ट 3 महीने का विंडो रहेगा बिटवीन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड योर मेंस एग्जामिनेशन। तो पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त खत्म हो जाएगा इसी प्रकार से। तो आपको, आप कहीं ना कहीं आप सितंबर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन होंगी। सिंस मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस बड़ा है, पेपर ज़्यादा है, तो चेक करने में टाइम लगेगा, तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो रिजल्ट आपका मान लीजिए कि समवेयर इन नवंबर दिसंबर आएगा, और उसके बाद इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू का रिजल्ट आने में, सारी चीज़ें ख़त्म होने में मार्च आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है देखने में वो 3 स्टेज प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू। लेकिन आप दोनों एग्जामिनेशन का कंपैरिजन करके देखेंगे तो सिविल सर्विसेज का जो जो साइकिल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ है। सो यू हैव टू बी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ओके, कि इतना टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास है टाइम डालने को तो आप डाल सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर इतना सारा टाइम। अगर आपके पास नहीं है टाइम, राइट, आपके पास शॉर्टेज है टाइम, कि आपको जल्दी कुछ टर्न अराउंड चाहिए, जल्दी कुछ आपको रिजल्ट चाहिए, राइट, तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की एंड डिफ़िकल्टी लेवल की। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही एग्जामिनेशंस बड़े प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस हैं। दोनों ही एग्जामिनेशन के थ्रू अच्छे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करा जा रहा है। काफ़ी अच्छा जॉब रोल है, काफ़ी अच्छा जॉब कंटेंट है, काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल है। सो डेफिनेटली डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर इन जॉब्स की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोथ दीज एग्जामिनेशंस आर क्वाइट टफ, क्वाइट कॉम्पिटिटिव। तो आपको दोनों के लिए तैयारी तो बेहद करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। फ़र्क यही है जो कि मैंने आपको पहले बताया, कि जो आईएएस का जो सिलेबस है, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट का मतलब ये है कि आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक जो है आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। हर एक सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेशलाइज्ड किताब आती है। जैसे लक्ष्मीकांत जो है स्पेशलाइज्ड किताब है पॉलिटी की,
राइट। सो एम लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जीसी लियोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राजीव वहीर की मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री वाली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की एक शंकर आईएएस की किताब आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। आपकी इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए आपकी रमेश सिंह सर की या फिर किसी और सर की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। मतलब इसको पढ़े बिना काम होता ही नहीं, और इसके अलावा ऑप्शनल भी है दोस्तों। राइट। तो मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी मत करिए, बट आप जब तैयारी करने के बारे में सोचें या करें तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहनी चाहिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है। राइट। बहुत कुछ पढ़ना है। उसके साथ साथ जो है आपको डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। राइट। और काफ़ी इलेबोरेट तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको आईआर समझना है, आपको सिक्योरिटी समझना है, आपको मोरालिटी समझना है, आपको कल्चर के हिसाब से सारी चीज़ें समझनी है, तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है। राइट। एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है आईएएस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर एक सी सैट का पेपर होता है जिसको कई बार स्टूडेंट्स जो है हल्के के अंदर लेते हैं और उनका साल बर्बाद होता है। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंदर बेसिकली आपके इंग्लिश और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल होते नहीं हैं, और ये पेपर का जो है मेरिट के अंदर भी काउंटिंग नहीं होती है, इसको केवल जो है स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करा जाता है। आपको एक मिनिमम 33% मार्क्स से ज़्यादा लाने रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर, तो आपका आपका आगे का प्रोसीजर फिर करा जाएगा। राइट। तो सी सैट एग्जामिनेशन जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज के अंदर, तो उसको आपको तैयार करना होगा। मतलब मैं अब बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। राइट। तो डिफ़िकल्टी अपने आप में ज़्यादा हो जाती है, टाइम अपने आप में ज़्यादा हो जाती है। उसके मुकाबले अगर आप आरबीआई की बात करें तो उसके अंदर अलग चैलेंज आते हैं। आरबीआई के अंदर चैलेंज ये आता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, टॉप परसेंटाइल लेवल की आपकी स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आएंगे, राइट, जो आपके क्वांटिटेटिव वाले जो सेक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे, राइट, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा और क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे, डिफिकल्ट लेवल के आएंगे, हल्के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। राइट। और मेरिट के अंदर भी काउंट होएगा। तो जो आरबीआई का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो अलग लेवल से चेक करा जा रहा है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मैथ्स के अंदर या लॉजिकल रीजनिंग में नहीं चेक करी जा रही है, आपकी रीजनिंग एंड आपकी नॉलेज को जो है जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट करा जाने लग रहा है आरबीआई के अंदर। अब जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताता हूँ दोस्तों, राइट। जो सिविल सर्विसेज के अंदर जीएस है उसका पैरेलल आरबीआई के अंदर जीके है दोस्तों। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का मतलब यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन सब्जेक्ट्स हैं। ऑन द अदर हैंड आरबीआई के अंदर प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीके यानी कि स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, की स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, और मान लीजिए कि आपके अवार्ड्स की दुनिया में क्या हो रहा है, बिजनेस की दुनिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन आ रहा जा रहा है, किसने कोई किताब लिख दी है क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर जो जीके है ये हल्का जीके है दोस्तों। राइट। हल्के का मतलब ये है कि जो पर यूनिट डिफिकल्टी लेवल है या जो पर यूनिट कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम है, कि हाँ बस पढ़ लिया समझ में आ गया कि ये किताब इसने लिखी है, ये अवार्ड इसको मिला है, सो ऑन। यहाँ पर जो आपका जनरल स्टडीज एंड एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये थोड़े भारी है, यानी कि जो पर यूनिट कॉम्प्लेक्सिटी है, पर यूनिट डिफिकल्टी है, वो यहाँ पर ज़्यादा है जीएस के अंदर। तो आपको इस हिसाब से थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई का एग्ज़ाम बहुत ही हलवा एग्ज़ाम है, बहुत ही इजी एग्ज़ाम है, बस आप मतलब आएंगे और आप क्लियर हो जाएंगे। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत आपको अलग डायरेक्शन के अंदर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझने के बाद चीज़ों को थोड़ा याद रखना होगा। राइट। तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंसेस जो है आपको समझ में आने चाहिए। राइट। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप आरबीआई ग्रेड बी एंड आईएएस एग्जाम दोनों का सिलेबस आप डाउनलोड करिए और उनको आप सिलेबस को आप गो थ्रू करिए। तो मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपको वापस से एक चीज़ रीआइट्रेट कर देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के अंदर जो है ना दोस्तों, सी सैट का पेपर को क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो। लेकिन आरबीआई के अंदर दोस्तों जो आपका क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारी मेहनत चाहिए। क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत सारी मेहनत इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और उसको ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी यूज़ करा जाएगा और वो मेरिट के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पर जो मेहनत का लेवल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, फिर आप सिविल सर्विसेज के अंदर आपको जीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, टाइम लगेगा। राइट। स्पेशलाइज प्रिपरेशन है। वेर एज कि यहाँ का जो जीके दोस्तों वो हल्का है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
15-20 दिन, महीने भर के अंदर आप इसका पूरा जीके रट्टा मार सकते हैं जो एग्जाम के अंदर काम आएगा। तो दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस है। अगर आपका मान लीजिए जीएस अच्छा है, राइट, तो आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही शानदार है कि मतलब बस आप मुंह धो के गए और एग्जाम के अंदर आप फाड़ कर आएंगे, तो आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में पहले सोच सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर लाई करती है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मत सोचिएगा कि स्ट्रेंथ दूसरे एरिया के अंदर डेवलप नहीं करी जा सकती है। इसकी भी स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हैं और इसकी भी स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हैं, बट जो ओवरऑल है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, मैंने कुछ बातें आपको बताई है, उनको ही वापस से यहाँ पर थोड़ा सा रीआइट्रेट कर देता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी के अंदर क्वांट एंड रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हुए ईएसआई और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरबीआई के हिसाब से आपको तैयार करने हैं। वो एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है मैनेजमेंट। तो एसेंशियली आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करने इन माय वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वेराज की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों आपको 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। 8 सब्जेक्ट कौन से हो गए दोस्तों? आपका एक तो हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया आपका ज्योग्राफी, तीसरा हो गया आपका इकोनॉमी, चौथा हो गया आपका पॉलिटी। उसके अलावा ये तो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा आपका हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अलावा हो गया आपका एथिक्स, उसके अलावा आपका हो गया एनवायरमेंट, उसके अलावा आपका हो गया, मान लीजिए आप आर्ट एंड कल्चर पकड़ लीजिए। यहाँ पर चलिए आर्ट एंड कल्चर पकड़ लीजिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पकड़ लीजिए। तो ऐसे कुल मिला के 8 से 9 सब्जेक्ट मिनिमम अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल आपको जो है यूपीएससी के अंदर तैयार करने पड़ेंगे। टाइम ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, राइट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर रिलेटिवली स्पीकिंग टाइम कम लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट की जो स्कोप है, जो सब एग्जामिनेशन की जो ब्रेड्थ एंड सब्जेक्ट की जो डेप्थ है, राइट, वो सारी लिमिटेड है दोस्तों, काफ़ी हद तक लिमिटेड है। तो अगर आपने फोकस्ड तैयारी करी है तो आरबीआई की तैयारी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आसान है, किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती क्लास भरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताने लग रहा हूँ कि तैयारी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अगर फोकस्ड है, शार्प है, अप टू द मार्क है, तो आपको रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी आ सकता है आरबीआई के अंदर। लेकिन अगर सिविल सर्विसेज के अंदर भी आप यही सारी चीज़ें रेप्लिकेट कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आपका हो सकता है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ डिसाइड करने के पहले मैं आपको इनकरेज करूंगा दोस्तों कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने आरबीआई से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं आपके लिए, ताकि आप उसे कंज्यूम कर सकें, उससे अंडरस्टैंड कर सकें। आप सिमिलरली सिविल सर्विसेज का भी करिए और दोनों चीज़ों के सिलेबस को देखिए। उसके बाद आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन करने को मिलेगा। अगर आपको कभी भी हमारे से बातचीत करनी है, आप हमारे से बातचीत भी कर सकते हैं दोस्तों। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, दोनों जॉब्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, स्टार्टिंग लेवल के ऊपर काफ़ी डिफरेंस है। स्टार्टिंग लेवल के ऊपर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको जो कंफर्ट है आरबीआई के जॉब का, वो शायद जो है आईएएस के जॉब के अंदर ना मिले, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और कोई पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी यानी कि आपकी पोस्टिंग मेजर सिटीज़ के अंदर ही होगी, मेजर सिटीज़ के बाहर आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते, जो कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, तो आपको इंडिया के कोई भी रिमोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर भेजा जा सकता है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी गांव में ही रहें, शहर में कभी रहें नहीं, तो आपको शहर में रहना पड़े, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लोकेशन एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, राइट, जो कि आपको मालूम होना चाहिए जॉब प्रोफाइल के अंदर। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप मैनेजरियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, आपके पास वही बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं रहते हैं दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उखाड़ लेंगे, कुछ बदल देंगे। आरबीआई एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्लो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस करती है मॉनेटरी सिस्टम्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, बट चेंजेस जो धीरे धीरे होते हैं, इंक्रीमेंटल तरीके से होते हैं, सोच समझ के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रातों रात जाके कुछ बदलाव लेकर आ जाएंगे, राइट। लेकिन आप मान लीजिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो रिलेटिवली स्पीकिंग आपका पावर ज़्यादा है, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा है, आपकी रीच ज़्यादा है, आप ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं, राइट। आप ऑन ग्राउंड काम कर सकते हैं, आपको आपके काम का इम्पैक्ट सामने सामने दिखाई दे सकता है, लोगों के चेहरों पे दिखाई दे सकता है, जो कि आपको आरबीआई के केस के अंदर नहीं मिलेगा। तो जो जॉब का कंटेंट है दोस्तों, वो काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है जॉब का कंटेंट, राइट। तो अगर आपको ये वाला जॉब का कंटेंट चाहिए, आईएएस का जॉब का कंटेंट चाहिए, तो आग का दरिया है, डूब के जाना है, राइट। और अगर आपको ये वाली कंफर्ट चाहिए तो दूसरा दरिया है, उसके अंदर से भी डूब के जाना है। तो वो आपका चॉइस है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, राइट। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है। कतई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस का पावर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पास है, कतई नहीं कह रहा हूँ। आईएएस ऑफिसर होता है दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों करियर ग्राफ की अगर बात करें
तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो जनरली जो है चीफ जनरल मैनेजर के ऊपर जाके रिटायर हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सा लेट एंट्री मार रहा है आरबीआई के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर बन जाएगा। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कैंडिडेट निकल कर आ गया तो वो जाके गवर्नर भी बन जाएगा, बट मेरे को तो नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो नहीं सकता, आप गवर्नर बनने का सपना देखिए, सपना देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सपना देखना आपका हक है। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए आपके पास वो प्रकार का स्किल होना चाहिए, वो प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए, वो प्रकार का इम्पैक्ट आपने क्रिएट होना चाहिए। ये भी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात करें आईएएस ऑफिसर की दोस्तों, तो आप एडीएम एसडीएम लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जो कंट्री का टॉप मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, राइट, पैरेलल टू द सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, आप उस लेवल के ऊपर जा सकते हैं। हर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने यंग एज के अंदर एंट्री ले ली है और आप बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही मोटिवेटेड है एंड बहुत ही डेकोरेटेड है, राइट, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं, राइट। तो एडीएम एसडीएम लेवल के ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे, 10-12 साल तक जो है आप ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करेंगे। फिर आपको जो है पॉलिसी मेकिंग के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर, यानी कि स्टेट कैपिटल के अंदर आपको लेकर आया जाएगा, और स्टेट कैपिटल से अगर आप चाहो तो आप दिल्ली भी जा सकते हो, राइट। तो ये प्रकार से गेम यहाँ पर चलने वाला है, राइट। सो ये हो गई करियर ग्राफ की बात, ठीक है। तो आरबीआई की जो कंफर्ट है, जो आरबीआई आपको अच्छी कंफर्ट दे सकता है, उसका कोई पैरेलल नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी कंफर्ट दे सकता है। कंफर्ट आईएएस भी दे सकता है, लेकिन कंफर्ट के साथ साथ जो है पावर एंड प्रेस्टीज बहुत बड़े स्केल के ऊपर आपको आईएएस के माध्यम से मिल सकती है। ये था हमारा पूरा डिस्कशन। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, देन प्लीज आस्क। एक और चीज मैं लास्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों, सैलरी वगैरह देखकर मत डिसाइड करिएगा। आप अपने टैलेंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने रिसोर्सेज को, अपने ड्रीम्स को ध्यान में रखकर डिसाइड करिएगा कि कहाँ जाना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।